हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये आपको कहाँ हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन? एचपी टेट, टीजीटी कमीशन हो गया, पीजीटी एग्ज़ाम हो गया या कोई भी अदर एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँगी, साथ में जो है इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइटोसिस इज। तो ए माइटोसिस क्या होती है? ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम। सेकंड ऑप्शन दिया है कि अ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। थर्ड में दिया है एन इनडेफिनिट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एट द ब्रिज। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी सेल के अंदर जो है डिवीजन होगा, ठीक है, कोई भी सेल है उसके अंदर जब डिवीजन होगी तो वो 3 तरीकों से होती है। ठीक है, कौन कौन सा? ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये 3 तरीके हैं। किसी भी सेल के अंदर जब डिवीजन होती है तो इन्हीं तरीकों से जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, ए माइटोसिस के कैसी डिवीजन है? डायरेक्ट डिवीजन है। ठीक है, सेल के अंदर जो है डायरेक्ट डिवीजन होती है। और जो माइटोसिस और मियोसिस है, इनके अंदर कौन सी डिवीजन होती है? इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डिवीजन होती है इसके अंदर। ये बात आप समझ गए। अब ए माइटोसिस जो है, ठीक है, इसके अंदर डिवीजन किस तरह से होती है? बाइनरी फिशन की तरह से। ठीक है, जैसे बाइनरी फिशन के अंदर, ईस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि डिवीजन होती है, वो किस तरह से होती है? बाइनरी फिशन की तरह से होती है। तो क्या करता है, एक हमारे पास सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है? इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन होगी, तो यहाँ पे सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो क्या है? डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब डिवाइड करेगा, ठीक है, सेग्रीगेशन होगी क्रोमोसोम के अंदर, तो यहाँ पे क्या है? सेल भी इस तरह से क्लीवेज करेगा। ठीक है, सेग्रीगेशन होगी क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे क्या है? एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया। ठीक है, और आगे जाके ये क्या है? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नया सेल बन गया और एक ये बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन बोलते हैं। और ए माइटोसिस को हम और क्या बोलते हैं? अदर नेम क्या है इसके? कैरियोस्टेनोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, और बाइनरी फिशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब इसमें एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं साथ में। एक ही क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है? जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, साइनो बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आप इन एग्जाम्पल को याद रखना कि ए माइटोसिस क्लीवेज जो होती है वो किस किस के अंदर होती है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ए माइटोसिस होती है?
तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। और आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व न्यूक्लियर बडिंग। तो इसको हम कैरियोस्टेनोसिस भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, बाइनरी फिशन भी बोलते हैं, और साथ में मैंने ये एग्जाम्पल ऐड करे हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं ए माइटोसिस के, कौन कौन से हैं वो, कि यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ए माइटोसिस के अंदर जो है स्पिंडल फाइबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्रोमैटिन कंडेंसेशन जो है वो भी एब्सेंट होती है, और जो क्रोमोसोम के ऊपर जो क्रोमैटिड होता है ना वो भी अपीयर नहीं होता यहाँ पे, और इजीली हम सेंट्रोमियर को भी नहीं देख सकते इसमें, क्रोमैटिन फाइबर भी रेप्लिकेट नहीं करता, और साथ में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम अक्कर। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम पेरेंटल क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी क्या होती है, अनइक्वल होती है, रैंडम होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ए माइटोसिस के अंदर। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं अभी, कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने उसमें से बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। तो ABC करके लिखा होता है, तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो ए माइटोसिस के हैं, कि यहाँ पे कोई भी आपको स्पिंडल फाइबर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में जो है इसमें कोई कंडेंसेशन नहीं होती, और जो पेरेंटल क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी अनइक्वल होती है। तो ये वाले पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जो द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय, माइटोसिस टर्म किसने दी है, तो वो दी है फ्लेमिंग ने दी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है फ्लेमिंग ने। ये तो इजी, आपको इजी लगेगा, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तब हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हु कॉइन द टर्म मियोसिस। तो मियोसिस टर्म किसने दी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, JB फार्मर ने। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये टर्म्स किसने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, द सीक्वेंस इन द सेल साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास जो एक सेल साइकिल होती है वो आपको पता है कि सेल साइकिल के अंदर ये डिवीजन हो रही है, जो मैं आपको बता रही थी ना अभी, ए माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेल साइकिल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये वाली डिवीजन में भी एक सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस का आपने बताना है कि कौन सा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C है। बाकी का मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट करवा दूंगी, और जिनमें कुछ समझाने वाला होगा वो साथ साथ में करवाती चलूंगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C है। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड करके रखी है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ये 4 स्टेजेस हैं सेल साइकिल की, ये किसने दी है, हॉवर्ड एंड पैलेक ने दी है। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसने दी है 4 स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, हॉवर्ड एंड पैलेक ने दी है, पहली बात होगी। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं, तो ये सीक्वेंस किस तरह से चलता है, सबसे पहले आता है G1। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, G1 आता है, फिर उसके बाद आता है S फेज आता है, G2 फेज आता है, और उसके बाद आता है M फेज आता है। ठीक है, तो G1 फेज के अंदर क्या होती है, यहाँ पे ग्रोथ होती है सेल की। इस वाले फेज में क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी। और सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा, DNA सिंथेसिस होती है S फेज में। ये वाला आप याद रखना, क्योंकि आगे नेक्स्ट वाले ये क्वेश्चन जो है इसी के बेस पे हैं।
G2 फेज में क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ भी होती है और साथ में प्रिपेयर करता है सेल अपने आप को फॉर माइटोसिस के लिए। और एम फेज में क्या होता है, यहाँ पे होती है सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या है, माइटोसिस होती है एम फेज में। ये तो क्या सीक्वेंस रहा कि सबसे पहले कौन सा फेज आता है, G1 फेज आता है, ठीक है, फिर S फेज आता है, G2 फेज आता है और उसके बाद M फेज आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका सीक्वेंस किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट साइटोजेनेटिक एक्टिविटी अकर ड्यूरिंग। तो यहाँ पे साइटोजेनेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम की जो डिवीजन हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक एक्टिविटी, साइटोजेनेटिक एक्टिविटी अकर ड्यूरिंग विच फेज। तो कौन से फेज में होती है ये, इंटरफेज में, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटी होती है क्रोमोसोम की, वो किस तरह से अपने आप को चेंज कर रहा है, ग्रो कर रहा है फॉर माइटोसिस, ठीक है। तो वो कौन से फेज में हो रही है, इंटरफेज में हो रही है। अभी यहाँ पे देखो, ये भी मैंने ऐड करके रखा है इंटरफेज। यहाँ पे देखो कि सेल साइकिल के अंदर जो है 2 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, 2 पीरियड्स होते हैं। कौन कौन से, इंटरफेज होता है और माइटोसिस होता है। इंटरफेज में क्या है, जितने भी अभी मैंने सीक्वेंस बताया था ना, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेल जो है अपने प्रिपेयर इटसेल्फ टू डुप्लीकेट, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन। मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ सेल इज स्पेंट इन इंटरफेस। जितनी भी सेल की लाइफ होती है वो कहाँ स्पेंड करता है अपनी, सिर्फ इंटरफेज में। और जो एम फेज होता है, यहाँ पे जाके इसकी क्या है, डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। और जो इंटरफेज है, यहाँ पे सेल अपने आप को जो है प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो आप, ये है इंटरफेस। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कौन कौन से फेज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो ये कौन कौन से हैं, किसके अंदर प्रेजेंट है, इंटरफेज के। और ये वाला कौन सा है, माइटोसिस। यहाँ पे क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे फिर से ये मेंशन किया है कि G1 फेज में सेल अपने आप को क्या है, वहाँ पे ग्रो करता है और वहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और S फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है। और G2 फेज में क्या है, फर्दर सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं, इंटरफेस के अंदर होते हैं, ठीक है। जितनी भी सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, फर्दर सेल ग्रोथ हो रही है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरफेस में। यहाँ पे देखो आप, साथ में क्या ऐड करा है यहाँ पे, कि इसको हम और क्या बोलते हैं, डेली लिविंग भी बोलते हैं। और मेटाबॉलिक फेज ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ सेल लाइफ इज स्पेंट इन इंटरफेस। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया कि सेल जो है अपनी सारा का सारा लाइफ स्पेन कहाँ पे स्पेंड करता है, इंटरफेस में करता है। और माइटोसिस में क्या है, सिर्फ उसकी डिवीजन होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे जो है साइटोजेनेटिक एक्टिविटी कहाँ होती है, इंटरफेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, synthesis of RNA and protein take place in which phase of cell cycle। तो कौन से फेज में जो है synthesis of RNA and protein होती है। तो कौन कौन से फेज में, एस फेज में तो नहीं होगी। एस फेज में तो मैंने आपको बताया है कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है। एम फेज में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है सेल के अंदर। तो नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, G1 एंड G2 फेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एस फेज में तो क्या हो रहा था,
डीएनए सिंथेसिस हो रही थी, एम फेज में जो है सेल डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द सेल साइकिल। सबसे कम फेज कौन, शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है सेल साइकिल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोटिक डिवीजन हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट सेल एंटर करेगा और यहाँ पे जो है डिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे वो अपने आप को क्या प्रिपेयर करके आ रहा था ना, तो यहाँ पे 95% वो अपना लाइफ स्पेन यहाँ पे स्पेंड करके आ रहा था इंटरफेज में, और जैसे ही उसने यहाँ पे एंटर किया तो 5% अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करी, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। तो एम फेज जो है सबसे शॉर्टेस्ट फेज है बाकी इन सब में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो कौन सा है लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल का, तो ये तो मैंने आपको बता ही दी है कि 95 कहाँ पे वो रह रहा है, G1 फेज में, एस फेज में और G2 फेज में। यहाँ पे S2 लिखा है, वैसे एस फेज है। तो वो कौन सा फेज होता है, इंटरफेज, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंटरफेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है सेल साइकिल का, इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो ये तो मैंने आपको बता ही दी है कि कौन से फेज में होती है डीएनए सिंथेसिस, एस फेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस फेज में ही होती है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन पूछी जाए आपको तो वो कहाँ पे सिंथेसाइज करती है, एस फेज के अंदर। डीएनए सिंथेसिस भी कहाँ हो रही है, एस फेज के अंदर। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे, एस फेज में हो रही है। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की गई है, बाकी का तो वो सेम ही है कि कहाँ पे कौन सी चीज है, ठीक है। तो जो G1 फेज था वहां पे क्या सेल अपने आप को ग्रो कर रहा था, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो रही थी, G2 फेज में जो है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और एम फेज में क्या हो रही थी, सेल डिवीजन हो रही थी। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और साथ में आप अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी उसमें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।